हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में आपका जो थ्योरी सेक्शन का टेस्ट है, एक तरह से वो कहीं ना कहीं कवर हो रही है। जितनी सारी टेस्ट की सीरीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। और थ्योरी सेक्शन में हमने क्या देखा था, यानी कि हम चल रहे थे 1935 के आपके अधिनियम पर। और अधिनियम में हमने सारी चीज़ें देख ली थी, ज़्यादातर हमने कवर कर ली थी। आज जो बची हुई चीज़ें हैं हम उससे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जो आपके PYQ हैं और जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ पर मिलेंगे, इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए उसके सारे PDF आपको वहीं से मिलेंगे। तो चलिए आप देखते हैं हम अपने यानी कि जो कल का हमारा चैप्टर बच गया था, यानी कि हमें क्या पढ़ना था, भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, उस 1935 में पढ़ना था। और हमने गवर्नर यानी कि लास्ट पॉइंट हमारा क्या था उसमें, यानी कि उसमें था इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने के हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आपके इस अधिनियम के बारे में देखते हैं। इस अधिनियम में इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम इस अधिनियम के हिसाब से लिखते हैं, यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा निम्न प्रांतों में द्वैध सदनीय विधान मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहला आएगा आपका बंगाल, बिहार, असम, मुंबई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत। अब संयुक्त प्रांत क्या है पता है आपको, संयुक्त प्रांत आपका उत्तर प्रदेश है। याद कर लेना, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता है। यूपी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, और कहीं ना कहीं और नामों से भी जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब 2000 से पहले जो कहा जाता था कि इसकी जो आकृति थी कहीं ना कहीं सिंह जैसी आकृति थी, तो इसका आपको भी पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश वालों को खासकर पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है, यानी कि इस अधिनियम में अंतर्निहित अनुदेश प्राप्त, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस अधिनियम में
के अनुसार, यानी इस अधिनियम के अनुसार क्या गया, केंद्रीय विधान यानी कि विधायिका के दोनों सदनों में जो आपके गवर्नर जनरल थे, यानी किसी विधेयकों के संदर्भ में मतदान या मतभेद की स्थिति में उसे जो थी सुलझाने के लिए किसके द्वारा करा गया, वो आपके वायसराय थे। वायसराय के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे कि आज के टाइम पर संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, और संयुक्त बैठक कहाँ पर होती है आपको पता है? संयुक्त बैठक आपकी लोकसभा में होती है, ठीक है। और उस लोकसभा का जो क्या है संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक में स्पीकर कौन होता है, जो होता है लोकसभा का, ना कि राज्यसभा का। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। और उपराष्ट्रपति जी को कहीं ना कहीं एक तरह से संयुक्त बैठक नहीं, संयुक्त बैठक का जो कार्यकाल यानी जो कार्य एक तरह से संभाला जाता है उस टाइम पर, वो होता है आपके लोकसभा वाले का। तो यही कहीं ना कहीं आपके इस बारे में बताया गया। इसके अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था, ठीक है। तो क्या करा जाता, आहूत किया जा सकता था। आगे आती है बात, इस अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के माध्यम संवैधानिक विवादों के निपटारों हेतु फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय दिल्ली न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्या करी गई थी, न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आती है बात इसमें कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत
के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारतीय अधिनियम से प्राप्त किया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जो कहीं ना कहीं आपका संघीय सरकार द्वारा राज्य को आदेश देने का विचार भारत में संविधान निर्माण के में कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको 1935 में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। फिर इस अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम में द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी कितनी? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य। ठीक है, कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आएगी बात, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत आपका जो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति थी वो किसके द्वारा होती थी? तो वो होती थी आपके ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, क्योंकि आपका जो क्राउन की बात थी वो क्राउन में कहाँ चली गई थी? वो क्राउन में आपके 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में चली गई थी। तो क्राउन के चलते चलते कहीं ना कहीं ये जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं क्राउन के अंडर में ही चल रहे थे। तो क्राउन के अंडर में ही तो आपके सारे जो न्यायाधीश होते थे, आज भी आपने कोर्ट का देखा होगा कि 2 महीने की छुट्टी रहती है। तो 2 महीने की छुट्टी रहने का रीज़न यही था भैया कि जो न्यायाधीश होते थे, जो आपके जज होते थे, वो क्या करते थे? जब छुट्टियों का टाइम होता था वो अपने क्या करते थे? घर चले जाते थे। जो कहीं ना कहीं वही परंपरा आज तक चली आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं छुट्टी होती थी और आज भी वो छुट्टी का प्रावधान चलता है। तो उस टाइम क्या करते थे? सारे के सारे क्या करते थे? जज फैसला की जगह अपना घर घूम के आते थे, और घर घूम के आते थे। उस टाइम पे कोई न्याय, एक तरह से न्याय की प्रक्रिया नहीं होती थी। तो लिखिए, यानी कि लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है, क्या करी जाती थी? ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की जाती थी। अब इसकी क्या है, यानी कि न्यायाधीशों की निर्धारित आयु कितनी थी वो भी लिख लीजिए साथ के साथ। इनकी, या फिर एक तरह से निर्धारित आयु, निर्धारित आयु 65 होती थी। ठीक है, 65 करी गई थी। तो ये भी आपको पता गए थे, यानी एक तरह से आपके जो वही रिटायरमेंट वाली एज 65 थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट क्या है सीटेट के हैं वो क्या करें? प्रीवियस ईयर ले लें, और जो भी क्या कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर ले लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम अपने इस टॉपिक को। फिर आती है आपकी इस अधिनियम
अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी। किस किस की थी? प्रारंभिक अपीलीय तथा परामर्शदात्री अधिकारिता। ठीक है, अधिकारिता। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है इस अधिनियम में अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। कहाँ पर? पीवी, ये लिखिए, पीवी काउंसिल में। ठीक है, और ये पॉइंट आपका पूछा गया है, तो पीवी काउंसिल का नाम याद कर लेना, पीवी काउंसिल वाला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका इस अधिनियम में अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और फिर आती है इस अधिनियम में क्या हुई थी? इस अधिनियम में आपका बर्मा और अंडमान को भारत के शासन के पृथक कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अंड को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है जवाहरलाल नेहरू जी की बात, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के आपके जो क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और एक आता है सुभाष चंद्र बोस का, फिर आता है और आपका कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस वाला भी लिख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। 1919 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि 1919 में क्या कहा था। और कहीं ना कहीं 1919 का जो अधिनियम था, उन्होंने क्या कहा था, भारत के लिए बेड़ियों का नया जाल था।
1919 में आपको मैंने लिखवाया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है, लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का आज्ञा पत्र कहा। देखो, कहा जरूर आज्ञा पत्र, पर कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा चीज़ इसी से मिलती है। ये देखो, है ना मजाक की बात। चलिए आगे चलते हैं। जब हम क्या है चीज़ें, देखो आप जो कहीं ना कहीं JNU और इस तरह की जो बातें आपने सुनी होगी कि JNU हो गया, BHU हो गया, यहाँ पर देखो पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जो आप रैली वैली ये सब चीज़ देखते हो, पर वहाँ के बच्चों को, वहाँ की चीज़ों को, और कहीं ना कहीं जो एक तरह से पॉलिटिकल को डीपली पढ़ रहा है, जो पॉलिटिकल को और हिस्ट्री को डीपली पढ़ रहा है, तो उसे सारी चीज़ें पता है कि भैया क्या क्या कुरीतियाँ हुई हैं हमारे यहाँ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को पता है, कहाँ चीज़ अच्छी हुई है, कहाँ चीज़ बुरी हुई है। आप ये बताओ, एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन जो प्राप्त कर रहा है उसे पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, एजुकेशन का ज़रूर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है लॉर्ड लीथोगो, वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, क्या है? सर्वोत्तम तरीका है। तो ये था आपका कहीं ना कहीं जो बचा हुआ पार्ट था, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। और ये कहीं ना कहीं दोनों पार्ट, जो कल वाली वीडियो है और जो आज वाली वीडियो है, ज़रूर देख लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको इसी से समझने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो क्या लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। और हम कल देखेंगे 47, जो आपका लास्ट पार्ट है, हम कल उसे कवर करेंगे। थैंक यू।